आजकल 2024 में हिंडनबर्ग जो शॉर्ट सेलर है और उससे पैसे कमाता है, यूएस बेस्ड कंपनी है, और उसमें यूएस के ही बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं बैंकों में, क्योंकि आजकल जो है इकोनॉमी जो इंटरनेशनल हुए कि पहले जो था 91 के बाद जो था 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और इंडिया जो था डिफॉल्ट की पोजीशन पहुंच गया था गवर्नमेंट की जो थी, तो उसने इकोनॉमी ओपन आउट कर दी। तो सारी दुनिया के बहुत से इन्वेस्टर्स जो थे वो इंडिया में भी आए और उन्होंने यहाँ के बैंकिंग्स में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में और कंपनियों के शेयर परचेज किए, बड़े पैमाने पे किए। वो चालू हुआ। तो 91 के बाद जो था, नरसिम्हा राव के बाद जो थे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आई। अब अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी उसने बहुत अच्छे काम किए कुछ, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना दी और जो हाईवेज थे उनकी हालत सुधार दी, बहुत डेवलपमेंट हुआ। ग्रामीण सड़क विकास योजना बनाई, उसमें गांव-गांव के अंदर पक्की सड़कें बनाने का प्रोग्राम चालू किया। उससे पहले इंदिरा गांधी ने जो ये क्या इंदिरा आवास योजना चालू हुई थी गरीबों को मकान बना के देने के लिए, वो भी एक अच्छी योजना थी। सभी जो भी सरकार आई उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा ही काम किया। मगर वाजपेयी ने जो थी सरकार थी उसने कुछ रेडिकल रिफॉर्म्स कर दिए। एक तो पहले नरसिम्हा राव ने किया कि इकोनॉमी ओपन आउट कर दी, सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया इंडियन इकोनॉमी को। और वाजपेयी ने जो अच्छा क्या, लोन लेते गए कोई वापस देने का नाम नहीं लेता। रिजर्व बैंक से ये जो आरटीआई एक्ट चालू हुआ था, ये वाजपेयी के ज़माने से चालू हुआ था। ये उसकी शक्ल कुछ और थी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो रिजर्व बैंक जो है जो लोन डिफॉल्टर्स है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देता कि किन लोगों ने लोन लिया और वापस नहीं दे रहे हैं। कहता है भाई ये बिजनेस सीक्रेसी है, बैंकिंग सीक्रेसी है। अभी बैंकों में पैसा तो डिपॉजिटर्स का है ना, रिजर्व बैंक के बाप का है क्या पैसा, गवर्नर के या सरकार का पैसा है? ये तो डिपॉजिटर्स का बैंकों में है। और जो आप उसको डिफॉल्टर किया है, लोन डिफॉल्टर्स है, वो लूट खसोट के भाग गए तो डिपॉजिटर्स का पैसा लेके भागे हैं ना, उससे क्या होगा? बैंक कोलैप्स होंगे और कोलैप्स हुए। तो मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया तो मैं उसको रिजर्व बैंक को डिस्क्लोज करने पड़े ना, बैंक डिफॉल्टर्स के मजबूरी में करने पड़े, पब्लिक डोमेन में आ गया कौन कौन लोन डिफॉल्टर्स है। तो एक तो चीज़ें हुई। दूसरी जो थी वाजपेयी ने जो था, क्योंकि पहले जो था ये बजट जो चलते हैं, डिफिसिट बजट चलते थे सब। जवाहरलाल नेहरू के टाइम से जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था 1952 से लागू हुआ था, मैं उसका एक लॉजिक था कि ये डैम बनाने, कैनाल बनाने हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनानी है, कंपनीज बनानी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हैवी मशीनरी कॉरपोरेशन बना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बना, भिलाई स्टील प्लांट बना और बहुत सारे बने ऐसे ही। तो आदमियों को जो पाकिस्तान से आए थे रिफ्यूजी, उनके लिए मकान देना था, उनको रेपुटेशन भी बना, रेपुटेशन में थी। 60 लाख आदमी पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए थे इंडिया में, उनको बसाना था। सारे नॉर्दर्न इंडिया में उनकी कॉलोनी बनी, और रेपुटेशन कॉलोनी दिल्ली में भी बहुत सारी बनी। वेस्ट दिल्ली की सारी कॉलोनी जो है वो रेपुटेशन कॉलोनीज हैं। पटेल नगर, राजेंद्र नगर, मोती नगर, ये बहुत सारी कॉलोनी है सारी, तिलक नगर, ये सारी उधर रेपुटेशन कॉलोनी थी। तो उसके लिए भी पैसा चाहिए था, लैंड एक्विजिशन के लिए और मकान बना के देने के लिए भी। तो उसके लिए डिफिशिएंट फाइनेंस जो थी, घाटे का बजट बनाने की और को नोट छापने के लिए वो दूसरा रास्ता था नहीं। तो इसलिए महंगाई भी तेजी से बढ़ी, जितने ज़्यादा नोट छापे उतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ी। तो एक लॉजिक था। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के टाइम में भी बहुत सारे PSUs बने, उनमें से बहुत तो अच्छा काम किया और आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिला, नौकरी पेशा मिला, रोजगार मिला। उसके बाद राजीव गांधी के आने के बाद भी, मगर इंदिरा गांधी के बाद भी जो था उसने इसको डिफिसिट फाइनेंसिंग को कंट्रोल करना चालू किया था।
और नरसिम्हा राव के टाइम में भी उसमें कुछ इकोनॉमी तो ओपन आउट की उसने, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया इंडियन मार्केट्स को। मगर जो था उसमें भी बहुत सी कमियां रह गई जो अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी करने की कोशिश की। उसने कहा लोन डिफॉल्टर्स हैं, इससे लोन वसूली किए, सर्फेसिंग के 2002 बना दिया। और दूसरी जो डिफिशिएंट फाइनेंस के बजट बनते थे तो उसके अंदर उसने एक लिमिट फिक्स कर दी 4% की, ±2%। ये आप घाटे का बजट तो बना सकते हैं, मगर वो लिमिट हुई, अनलिमिटेड नहीं था जैसे वाजपेयी टाइम से पहले था। अब ये चीज जो बड़े बिजनेसमैन थे इंडस्ट्रीज, उनको बात पसंद नहीं आई कि भाई हमने लोन लिया, ये हमसे वसूल करो, जबरदस्ती वसूल करे। नतीजन वाजपेयी जो है 6 साल के प्रधानमंत्री के बाद छुट्टी हो गई, पर काम तो अच्छे किए, राष्ट्र को समाज को दोनों को उससे फायदा हुआ। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह आ गए 2004 में, वाजपेयी सरकार चली गई अच्छे काम करने के बावजूद। तो फिर मनमोहन सिंह की सरकार जो थी वो चलते वो बोलते कम थे, काम ज़्यादा करते थे। तो पहले 5 साल तो बड़े अच्छा चला उनका, जो था फर्स्ट 5 ईयर टर्म थे, उसमें इकोनॉमी इंडिया की बड़ी डेवलप हुई। मगर सेकंड जो उनका टाइम था 5 ईयर्स का, उसके अंदर एक तो जो था ये बेरोजगार आदमियों को जो है ये मनरेगा स्कीम बना दी गाँवों में। पहले तो 21 जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट वो निकल लिया हुआ, मगर पॉलिटिकल कंपल्शन में पूरे इंडिया की साल उस पर लागू करना पड़ा। रूरल गाँवों में, गाँवों के अंदर बेरोजगार को उसको नौकरी देनी पड़ी। वैसे भी सारी दुनिया में बेरोजगार को कई एम्प्लॉयमेंट बोनस, अनएम्प्लॉयमेंट बोनस मिलता है, जैसे यूएस में, यूके में और भी बहुत से कंट्रीज में। यहाँ उनका एम्प्लॉयमेंट दे दिया, कुछ प्रोडक्टिव काम ले लो इनसे गांव के अंदर ही, और ये इनको कुछ पैसा दे दो जिससे इनकी दाल रोटी चल जाए, दली का इंतजाम हो जाए। ठीक बात है, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में सबको राइट है जीने का। तो दूसरा जो एक कंपनी एक्ट 2013 का बनाया, उसमें जो था नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल का प्रोविजन डाला कि भाई ये जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं तो पैसा कैसे वसूल किया, जो लोन लेकर डिफॉल्टर बन गया, वो बना। और उस एक्ट के अंदर ही जो था ये थ्रेड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गया विश्व कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में। और तीसरा जो था ये इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 बना मोदी के ज़माने में। अब 2014 में जब ये अनिल अंबानी ग्रुप का जो एडीजे ग्रुप था इसका और कंपनीज का, और जो था ये रुइया इसार स्टील वाला, तीसरा वीडियो कॉन ग्रुप का, और एक बुढ़े इसको रतन टाटा को आगे कर लिया। मोहन भागवत के पास गए कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट करो, कभी कर देंगे तो आप जो कहोगे पैसा कहाँ से होगा, पैसा हम देंगे। तो जो बैंकों से लोन लिया था ये पहले भी देते थे, ऐसी बात नहीं थी, वो बड़े पैमाने पे जो था उन्होंने आरएसएस को पैसा दे दिया, बीजेपी को दे दिया। नतीजन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। तो ये पार्लियामेंट की इसकी जो इंटीग्रिटी है तो ब्रिश हो गई थी ना 2014 में। जो पैसे के दम पे जो इंडस्ट्रीज जो है ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये पहली दफा ही हुआ था कि ओपनली ये चीज की गई। और फिर रिपीट 2019 में हुआ। मगर क्या हुआ है कि जब ये सॉल्वेंसी के बैंकरप्सी कोड बनी 2016 में, तो इंडस्ट्री जो था उनका भी नशा नरेंद्र मोदी से टूट गया। अब नरेंद्र मोदी क्या है, तो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं पॉलिसी मेकिंग, ये तो दस्तखत कर देते हैं, इन्हें कहाँ इतनी अकल होती है, कौन से पढ़े लिखे हैं। जो गवर्नमेंट इंडिया के इकोनॉमिक एडवाइजर्स होते हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर्स, इंडस्ट्री तो सारे डायरेक्टर बैठे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी। तो मैंने इन सबको देखते हुए जो था ये अपनी किताब लिखी थी एक 2021 में जो पब्लिश हुई थी, ये थी बैड लॉस कॉज एंड क्योर्स। इसमें 12 चैप्टर्स हैं। तो ये मैंने किताब लिखी थी, वो पब्लिश हुई थी, किंडल ई बुक है ये, आप पढ़ सकते हैं इसे किंडल पे, मेरा विष्णु कुमार अग्रवाल नाम डाल के।
डाउनलोड कर सकते हैं आप किंडल ऐप डाउनलोड करके। तो इसके अंदर जो था ये चला, मगर ये स्टॉक का जो सिस्टम हुआ जिसको आज क्लाउड कंप्यूटिंग भी हम बोल देते हैं, ये 1694 में 1694 में जब बैंक ऑफ इंग्लैंड बना, वो प्राइवेट बैंक था और जो उसके शेयर होल्डर्स थे, जिसने जितने शेयर परचेज किया उसके उतने उसका प्रोपोर्शनल मालिक बन गया। उसी टाइम में जो था उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, जो एम्पायर विद इन एम्पायर बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी। और वो सारे यूरोप ने जो ये इन्वेंशन थी जॉइंट स्टॉक कंपनियों की और जॉइंट स्टॉक बैंकिंग की, जो 1694 में चालू हुई, वो सारे यूरोप ने उसको अडॉप्ट कर लिया। बहुत से बैंक बने, कंपनियां बनी, कॉर्पोरेट्स बने, और वो कोलैप्स भी हुए। बहुत लंबी हिस्ट्री है। अब जो जॉइंट स्टॉक कंपनियां बनी, इसमें बहुत फ्रॉड भी हुए। इंडिया में भी जो है सारी दुनिया के बैंक फेल हुए, कोलैप्स हुए। तो जो ऐसे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया थी, गवर्नमेंट इंडिया की, उसका हरिदास मुदड़ा था, उसने इसके स्टॉक मैनिपुलेट किए। स्टॉक ब्रोकर था उसका, TT कर्मचारी जो थे उस जमाने में फाइनेंस मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। तो वाजपेयी के जमाने में ये हर्षद मेहता वगैरह आ गए। उसके बाद केतन पारेख आ गया, स्टॉक मैनिपुलेटर। बैंकों की हेल्प में क्या सबने, चाहे स्टॉक वो था, हर्षद मेहता था, चाहे केतन पारेख था। ऐसा मैंने जिक्र किया अपनी किताबों में इनका। अब ये तो सब चल रहा है, सवाल ये बैंकों में किसका पैसा है। अब जो मुसीबत क्या हुई, पिछले 5 साल में 25 लाख करोड़ बैड लोन जो है राइट ऑफ किए गए। उसमें खैर 9 लाख करोड़ जो है वो तो जो स्मॉल ये 50,000 तक के लोन लिए हैं, जिसको मुद्रा लोन बोलते हैं, जो आजकल बांग्लादेश का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, इसने चालू किया था, जिसके ऊपर उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। बांग्लादेश में चालू किया था कि स्मॉल लोन दे दो वुमेन ग्रुप्स को, पुअर आदमियों को, तो अपने खड़े उससे बहुत इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ, एम्प्लॉयमेंट भी बड़े पैमाने पे मिला। तो अच्छी चीज़ थी, उसी को मोदी ने भी अडॉप्ट किया। इसका कोई अपना ओरिजिनल आइडिया नहीं है। जो ये मुद्रा लोन है, ठीक है, अच्छे एक गरीब आदमी को छोटा मोटा रोजगार कर लेगा, खुद भी रोजी रोटी कमा लेगा, एक आध को एम्प्लॉयमेंट भी दे देगा, तो बेरोजगारी कुछ कम हो जाएगी। मगर जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को 16 लाख करोड़ दिया गया, और उसको 16 लाख तो राइट ऑफ किया गया है। 16 लाख करोड़ इज ए बिग अमाउंट। हिंदुस्तान का बजट ही जो है वो 40 लाख करोड़ का है पूरे साल का। आपने 16 लाख करोड़ राइट ऑफ कर दिया बैंकों का लोन, जिसमें से 10-15% से ज़्यादा वसूली नहीं होनी बैंकरप्सी कोर्ट के थ्रू भी। अब सवाल चाहते हैं कि बैंकें कंपनी चलते रहे, तो वो आधी चौथाई कीमत पे बिकेगी ना, क्योंकि अगर जो बैंक कंपनी बंद होती है तो बेरोजगारी वहाँ बढ़ जाएगी। तो जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के साथ जो है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट को पढ़ते हैं, तो उसका दोनों का पर्पज था कि कंपनी जो है अपनी डेथ से पहले किसी तरह से ये बिक जाए और कोई दूसरा आदमी इसको परचेस कर ले और चला ले। अब वो परचेज करने के लिए भी बैंकों से ही लोन लेता, अपनी जेब से कोई नहीं लगाता। तो जो लोन डिफॉल्टर्स हुए, अब उसमें से कुछ जेल भी गए, जो अनिल अंबानी, रिया स्टील वाला, वीडियोकॉन वाला, ये तो सब जेल के दरवाजे में बैठे बैठे। कब तक मोदी बचाएगा इन्हें, बहुत मुश्किल है। अब जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंसिंग हो गई, अमेरिका की और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के बहुत से फाइनेंसर्स ने इंडियन कंपनी का शेयर परचेज कर लिए, अडानी का भी परचेज कर लिया, सभी कंपनियों के किए, अडानी का ही क्या। मगर क्योंकि अडानी जो था मोदी को बैकअप कर रहा था फाइनेंशियली, तो वो इसके पीछे पड़ गए।
क्योंकि ये नरेंद्र मोदी इसे 30 साल पुरानी उसकी दोस्ती, तो अडानी के पीछे वो छोड़ेंगे नहीं इसको भी। इसकी वजह से उनका नुकसान हुआ है। और भाई उन्हें वो इन्वेस्टर्स का पैसा था, कमा के उनको देना था ना। तूने सारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में कैसे खर्च कर दिया। अब जब ये 2014 के इलेक्शन हुए थे, उसमें बीजेपी ने 7,500 करोड़ रुपया सिर्फ ये टीवी के और अखबारों के एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया, और बाकी जो खर्च हुए उनका तो कुछ पता नहीं है। ये तो एक नंबर का पैसा था जो कि इन इंडस्ट्रिस्ट ने, बड़े बिजनेसमैन ने, जो ये नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मोहन भागवत के पास गए थे, इन्होंने दिया था। अब उसके बाद 2019 के इलेक्शन में कितना पैसा दिया, उसके बाद ये इलेक्ट्रल बॉन्ड बन गए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो बेईमानी है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पीएम केयर फंड में कितना दिया इसका कुछ पता ही नहीं है, सीक्रेट फंड है। उसके अलावा जो कैश में 2 नंबर में ट्रक लोड का ट्रक लोड दे दिएगा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जब ये नोटबंदी हुई थी तो नरेंद्र मोदी ने 2,000 का नोट निकाल दिया कि वो 500 1,000 के नोट में बेईमानी होती है। 2,000 बड़े के नोट को और भी ज़्यादा बेईमानी हुआ बढ़ गई। तो नीयत तो साफ नहीं थी जब ये नोटबंदी लागू की गई थी, और 2,000 का नोट इशू किया गया। आखिर में उसको बंद करना पड़ा। उससे भी बड़े बिजनेसमैन इंडस्ट्री नाराज हो गए, ब्लैक मनी कहाँ रखें, कैसे रखें। फिर ब्लैक मनी एक्ट बना दिया 2016 में इनको पकड़ने के लिए, कि अभी ज़्यादा पकड़ धकड़ तो नहीं हो जाएगी, जब कानून है तो है। दूसरी पार्टी की सरकार आएगी, वो इसको इस्तेमाल कर रही है इनके खिलाफ। तो जो ये स्टॉक मैनिपुलेशन है, ये बड़े इंडस्ट्रीज करते हैं। मैंने भी समटाइम 86 के एंड में 87 में कुछ शेयर परचेज किए थे। तो मैंने देखा ये हम जैसे आदमियों के लिए उस टाइम मैंने 3-4 हज़ार रुपये के शेयर परचेज किए थे। क्या रिलायंस कंपनी के शेयर तो पड़े रहे, जो मैंने अपने बच्चों को दे दिए। कुछ मेरे नाम से थे, कुछ मेरी वाइफ के नाम से थे। तो ये सारा स्टॉक का जो धंधा है, ये एक्चुअली फ्रॉड मार्केट है। और ये बड़े बड़े आदमी जो इंडस्ट्री यही मैनिपुलेट करते हैं स्टॉक मार्केट को। और ये जब धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री बनाई थी, उसी जमाने से चालू हुए। वो जमाने तो बहुत शेयर भी इशू कर देते थे अपनी कंपनी का खुद ही, और उनके एक एज होते बैंक लोन दे देते थे 50% 60% उसके मार्केट वैल्यू का। और जब बाद में पता चला कि ये तो बहुत शेयर है, तो वो बैंकों का पैसा वो भी डूब गया। क्या उसके बाद तो डिजिटलाइज हो गया, टेक्नोलॉजी बढ़ी। आजकल तो सब डिजिटल है। वो जो हार्ड कॉपी होती है शेयर सर्टिफिकेट को, तो ख़त्म हो गया, ज़माना बीत गया। टेक्नोलॉजी के साथ साथ चीज़ें बदलती है। मगर जो जॉइंट स्टॉक जो थी एक्सचेंजेस भी बनी बड़े बड़े शहरों में, अब तो खाली मुंबई में बची है, बाकी तो सब खत्म हुआ गए। दिल्ली की भी छोटी मोटी है, शायद कानपुर की भी होती थी, तो वो आस्ता आस्ता खत्म हो गई। अब तो बस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बची है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनी है, 2 बची हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, शुरू से होता आया है। और इन्होंने डिसाइड किया है कि कौन पार्लियामेंट में जाएगा, एमपी बनेगा, कौन नहीं जाएगा। अब जब इन्होंने जो होता है मतलब मोदी जैसे आदमियों को, जो नरेंद्र मोदी उनको ले लेके जगह जगह गया, रशिया भी गया, फ्रांस भी गया, कि भाई इसको सबमरीन बनाने का ठेका इसको दे दो। रशियन कंपनी आई, उन्होंने ना इसके बाद टेक्नोलॉजी है, ना इसके बाद इंजीनियर्स है। वो LNT के पास उनको मिल गया। राफेल के लिए वहाँ गया फ्रांस, वहाँ पे भी अपने साथ ले गया मोदी। उन्होंने देखा इस पर तो काबिलियत ही नहीं है, इसके बाद कंपनी के पास जो हवाई जहाज बना सके, वो भी टाटा वगैरह को मिल गया। वो काम जो था उसके जो पार्ट्स बनाने के, असेंबलीज बनाने के लिए, उसको नहीं मिला। तो ऐसी बात नहीं है कि मोदी ने कोशिश नहीं की, जिन लोगों ने उसको फाइनेंशियल बेनिफिट पहुँचाया। मुझे लॉ के सामने मोदी भी फेल हुआ, बिजनेसमैन है कंपटीशन में आपस में। ये कोई किसी प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल या पार्टी के नौकर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी जेब में रखते हैं, और हाई कोर्ट का जज तो है ही इनके पिल्ले। तो ये पार्लियामेंट की जो है, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है,
उसकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी ही वो ब्रिज हो चुकी है। ब्रिज करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बिजनेसमैन, स्टॉक ब्रोकर्स, दलाल, जिनकी एथिक्स कोई नहीं है, कोई मॉरलिटी नहीं है, पैसा कमाना है उनकी मॉरलिटी है, यही उनका धर्म है। मनी मैटर्स मोस्ट। तो ये मैंने 12 चैप्टर्स में इसमें अपनी किताब में लिखा था, काफ़ी कुछ लिखा है, बहुत से डिटेल्स दी हैं। तो अब जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ रही है, वो जॉर्ज सोरोस वगैरह जो यूएस के हैं, उनका कोई पैसा डूबा होगा, पता नहीं कितना डूबा कितना नहीं डूबा। वो बहुत बड़ा रईस आदमी है। ये हिंडनबर्ग वाले तो शॉर्ट सेलर कंपनियाँ हैं, जब वो घाटे में शेयर बिकते हैं तो ये उसको परचेज करते हैं। तो ये क्या होने जा रहा है अब, ये जो फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं, ये फाइनेंस इकोनॉमी जो है, ये बहुत बड़ा भूत है। ये भूत कहाँ कब किसको पूछ मारता कुछ पता नहीं, कहाँ किसको काट खाए कुछ पता नहीं। ये नेशन स्टेट का तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया 200 साल पुराना ही है ना, वो ज़्यादा पुराना थोड़ा ना है। और उसके बाद जो 1917 में सोवियत रशिया बना था, यूएसएसआर, वो 90 साल के बाद 1991 में डिसइंटीग्रेट हुआ, एक कंट्री के 15 कंट्री बन गए। तो क्या वजह थी कि उन्होंने अपने डिफेंस फोर्सेस पे और स्पेस रिसर्च पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया। नतीजा ये हुआ कि इकोनॉमी उनकी स्पेस रिसर्च में जो पहला स्पेस क्राफ्ट भेजा उन्होंने स्पेस में, वो रशिया ने भेजा, यूएसएसआर ने। यूरी गागरिन जो इंसान को स्पेस में भेजा, वो यूएसएसआर ने भेजा 1956 में। अमेरिका को पिछाड़ दिया, जो टेक्नोलॉजी के मामले में मोस्ट एडवांस था। और आज भी जो उसके जो स्पेस क्राफ्ट है और रॉकेट्स हैं, वो मोस्ट इकोनॉमिकल है। जो स्वेज है उसके, अब चाइना भी उनसे कंपटीशन में आ गया है। चाइना की बहुत बड़ी इकोनॉमी हो गई है, रशिया को तो उसने बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब यूएसए से उसका मुकाबला चल रहा है। मेरा सवाल ये, यूएसए की आबादी बहुत छोटी है और वो सारे माइग्रेंट्स हैं वहाँ। चाइना की शुरू से राइट फ्रॉम बिगनिंग उनकी यूनिटरी सरकार है। जब वहाँ किंगडम्स होती थी तो वो भी एक ही सरकार होती थी वहाँ। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी आ गई, ये भी एक पार्टी की सरकार है। इलेक्शन तो होते हैं वहाँ पे भी, सभी जगह इलेक्शन होते हैं, जैसे यूएस में होते हैं, यूके में होते हैं, इंडिया में होते हैं। मगर इंडिया में जो फाइनेंशियल बेईमानी है, कॉज किसको कितना पैसा देंगे डोनेशन में, इलेक्ट्रल बॉन्ड में, पीएम केयर फंड में, ये इंडस्ट्री देते हैं। मेरे जैसे आदमी पैसा थोड़ा देते हैं किसी को पैसा। अब 80 साल की उम्र में मैं कहाँ दूंगा किसको डोनेशन। मगर इनके पास तो पब्लिक का पैसा है ना, स्टॉक है जो इनके जॉइंट स्टॉक का है, इनके पास पैसा पब्लिक का पैसा है। स्टॉक जो लोग शेयर परचेज किए वही कंपनी हो गई, उनका पैसा है। ये बैंक जो है ये भी स्टॉक बैंकिंग है। जो बना था 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो सारे बैंक जो है ये भी शेयर होल्डर की बनी है। तो जब बैंक डूबेंगे तो शेयर होल्डर्स के भी पैसे डूब जाएंगे। तो एक तो शेयर होल्डर के बैंक डूबेंगे, पैसे डूबेंगे, और दूसरा जो है जो बैंक के डिपॉजिटर उसका पैसा डूबेगा। तो ये नुकसान किसका है? जो बैंक के डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा नुकसान है, और जो लोग बैंक के शेयर होल्डर्स हैं उनका नुकसान है। ना सरकार का नुकसान है, या ना बैंक डिफॉल्टर्स का नुकसान है। तो ये सब चल रहा है, ये सोर्स बोल। अब ये बीजेपी और कांग्रेस जो है और दूसरी पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। ये अगर जो मोदी को मेजोरिटी नहीं मिली तो फिर 400 पार का नारा थोतला साबित हो गया। उसकी वजह थी कि जो ये लोन डिफॉल्टर से कंपनियां छीन ली गई, जैसे रुया की जो थी
हिसार स्टील को टाटा ने परचेज कर लिया और दूसरी कंपनियों ने परचेज कर लिया। एक कंपनियाँ वो एक कॉर्पोरेट को दूसरे कॉर्पोरेट ने परचेज कर लिया। आधी चौथाई 1/3 की कीमत में परचेज कर लिया 30-25% पे। बैंकों के जो लोन दिए थे इनको 10% वसूल नहीं होने वाले, तो बैंकों के लोन वसूल नहीं हुए तो उसमें किसका घाटा? बैंक डिपॉजिटर का घाटा और बैंक के शेयर होल्डर्स का घाटा। सरकार का कोई घाटा नहीं। अब मैं ये इसकी वजह से इंडस्ट्री से नाराज हो गए तो वो आ गई है 240 पे आगे मेजोरिटी भी नहीं मिली, कल ही उतर गई नरेंद्र मोदी है। मोदी सरकार की एनडीए सरकार हो गई। और कोई यहीं तक छोड़ेंगे कि लॉ तो चेंज नहीं कर पाएंगे ये। दूसरा जो था ये पीएमएल एक्ट जो 2002 में बनाया था वाजपेयी की जमाने में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उससे भी परेशान है। ब्लैक मनी एक्ट जो बनाया था 2016 का, उससे भी परेशान है। ये दोनों मोदी की कार्य करतूतें थी। अभी तुमने पैसा लिया है तो उनकी सेवा भी तो करो ना। वो बिजनेस में बड़ा जबरदस्त कंपटीशन है। अगर नरेंद्र मोदी ने कोशिश की इसको सबमर्सिबल बनाने का ठेका मिल जाए रशिया से, नहीं दिला पाया क्योंकि एल&टी ने वहाँ के इंजीनियर रोड कर लिए थे जब 91 में रशिया यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो रहा था। मैं जब इंदौर गया था 2014 में तो मुझे एक रशियन कपल मिल गया। इंदौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट होती है, 1-1.5 घंटे लेट हो रही थी। वो भूखे थे, मेरे पास कुछ खाने के लिए था, मैंने उनको दे दिया, भाई तुम खा लो ये। नमकीन जो मुझे क्या था, मैं अपना पेपर डिलीवर करने गया था प्रेजेंट करने के एनुअल कॉन्फ्रेंस में स्टूडेंट वैल्यू एड की। तो मेरी उससे बातचीत हुई कि भाई क्या हुआ ये, कैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो। तो उसमें बताया है कि जो रशियन आर्मी थी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी में थी। हर साल जो है इंडिया में भी सिस्टम ये है कि इस साल में 1 महीने की छुट्टी दी जाती है आर्मी वालों को। तो सबको उन्होंने भी छुट्टी पे भेज दिया कि 1 महीने। फौजी खुश हो गए। उसके बाद रेडियो पे अनाउंस कर दिया 1 महीने की छुट्टी और बढ़ाई 2 महीने की छुट्टी हो गई। उसके बाद कोई अनाउंसमेंट ही नहीं। तो मुझे बता रहा था कि उसके चाचा जो थे यूएसएसआर की नेवी में वाइस एडमिरल थे, उनको भी ऐसी छुट्टी पे भेज दिया गया। 2 साल तक उनको तनख्वाह ही नहीं मिली। अब वाइस एडमिरल था, वो तो बड़ा आदमी था, बड़ी तनख्वाह वाला था, वो तो 2 साल उसके बिना खा लेगा। वो जो एक ऑर्डिनरी सिपाही है, जेसीओ या उससे नीचे का है, जूनियर कमीशन ऑफिसर, यानी सुबेदार सिपाही है, हवलदार वाला, वो कहाँ से खा लेगा। अच्छा, अब सवाल ये लूटपाट करें तो गांव वाले उसको मारेंगे, वो लूटपाट नहीं होने देंगे। तो सारी फौज डिसइंटीग्रेट हो गई। अब भारत में भी अग्निवीर जो चालू स्कीम की है कि 4 साल 6 महीने ट्रेनिंग, 3.5 साल नौकरी के बाद उसे छुट्टी कर दी जाएगी 22-23 साल की उम्र पर, फिर नौकरी ढूंढ। तो मेरे सामने भी समस्या पैदा हुई थी जब 69 में मेरा शॉर्ट सर्विस कमीशन में सिलेक्शन हो गया था। मैं डायरेक्ट लेफ्टिनेंट लगता इंडियन आर्मी में, वो 4 साल के लिए था। प्रिलिमिनरी सिलेक्शन मेरठ में हो गया था, फाइनल हुआ था बंगलौर में 69 में, सितंबर 69 में। मैं लौट के आया, जब चिट्ठी आई मेरे नाम के आकर ज्वाइन करो OTU मद्रास ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऑफिसर ट्रेनिंग यूनिट मद्रास, वहाँ आकर ज्वाइन करो, तो चिट्ठी तो आ गई। मैं उस टाइम हस्तापुर में नौकरी करता था टाउन डेवलपमेंट बोर्ड में। तो मेरे फादर जो थे उन्होंने कहा ईश्वर थी चिट्ठी आई है अपॉइंटमेंट लेटर। तो कहते बेटा अब तू नौकरी में लग रहा है, 4 साल बाद ये 4 साल की दी है शॉर्ट सर्विस कमीशन, उसका फिर तू नौकरी ढूंढेगा। बात ठीक थी, मैं तो इतना समझ नहीं थी उस टाइम। तो मैं अपने फादर की सलाह से चल रहा था। ये यूपी पुलिस में 62 में सब इंस्पेक्टर का सिलेक्शन हुआ था, वो भी मैंने ज्वाइन नहीं किया। मेरे ग्रैंडफादर ने कह दिया ऐसी बात मेरे फादर को कि वो पुलिस की नौकरी में वैसे तो दबंग है आदमी, पैसा कमाना है वही चलाता, वो सोसाइटी में इज्जत नहीं है, गाँव में जाए तो कहते लाल टोपी वाला पुलिस का कुत्ता आ गया। तो मेरे फादर मना गया इसकी उम्र के यहाँ कोई नहीं ज्वाइन करेगा। फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन में ज्वाइन नहीं किया, हालांकि मेरे बैच के सब ब्रिगेडियर होकर रिटायर हुए। मेरी उनसे मुलाकात हुई एक आदमी से, तो
वो मैंने ज्वाइन नहीं किया। ये तो सारी चीज़ें टाइम बदलता बदलता है। अब मुझे दिखाई दे रहा है यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन का रीजन इकोनॉमिक था, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज थे उन्होंने नाटो और सेंटो वगैरह बना लिया, आर्मी ग्रुप्स, और यूएसए वो उनका लीडर, वो कहा भी इसकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय करो। तो किसी को डिस्ट्रॉय करना है तो उसकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय कर दो, वो नेशन अपने आप ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। आज इंडिया में भी यही चल रहा है कि इसकी इकोनॉमी जो है डिस्ट्रॉय हो रही है। साउथ इंडिया में जा रही है सारी इंडस्ट्री, साउथ और नर्मदा, तमिलनाडु को कहलाता है, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, और कुछ वेस्ट में भी जा रही है, बॉम्बे पूना रीजन में। मगर नरेंद्र मोदी ने आज के आने के बाद जो बॉम्बे पूना रीजन में जाते थे इंडस्ट्री, उसको गुजरात डाइवर्ट कर दिया। उसकी वजह से महाराष्ट्र से नाराज हो गए। हमारे यहाँ बेरोजगारी, गुजरात तो बहुत बैकवर्ड स्टेट था, उसका भुचका इलाका है। उस हालत जो है किसी जमाने में समुद्र वहाँ होता था, जो कि ये सिंधु नदी जो है वेस्ट की तरफ को शिफ्ट हो गई तकरीबन 40-45 किलोमीटर, जो पहले ये कराची के ईस्ट में बहती थी और वेस्ट में बह रही है कराची के सिंधु रिवर। वो तो खैर नेचुरल था, वो ये क्लाइमेटिक का अर्थक्वेक, एक्चुअली उसका रीजन था अर्थक्वेक। 2001 का भी अर्थक्वेक बहुत आया था, जबकि तकरीबन 3-4 किलोमीटर जो था समुद्र वेस्ट की तरफ को खिसक गया और ड्राई जमीन निकल आई। वहाँ वाइट सैंड्स, मैं गया था वहाँ पे वाइट सैंड देखने के लिए। वहाँ नरेंद्र मोदी फेस्टिवल चालू कर दिया था वहाँ, तो हम भी गए थे 2-3 दिन जो था, मेरा पूरा परिवार अपने बच्चों के साथ, मेरी बेटी, बेटे, पोते पोती, देवते देवती सब थे वहाँ इकट्ठे। तो ये हमेशा इकोनॉमी ने जो है पॉलिटिक्स को भी, आज पार्लियामेंट बची क्या? अब जो इनके कांग्रेस पार्टी के अकाउंट सीज कर दिए थे, अपोजिशन के चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया गया, और जो बाकी बचे थे, जो जिसको नरेंद्र मोदी खुद कहता है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, उन्होंने डर के हमारी बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो सारे भ्रष्टाचारी तो बीजेपी में इकट्ठे हो गए। आज ये कहते हैं कि 240 जो लोकसभा में मेंबर हैं उसमें से 140 आरएसएस के हैं, बाकी ये सारे जो 100 MP है ये चोरों की जमात है। दूसरी पार्टी से आके अपनी पार्टियां छोड़कर डर के मारी जो है, एयरपोर्ट डायरेक्टर जो CBI का डर के मारी, उन्होंने आके बीजेपी ज्वाइन की हुई है। तो सही देखा जाए तो जो आइडियोलॉजिकल जो पार्टी है बीजेपी, ऑफ स्प्रिंग है, उसके अदरक के पंजे जो है 40 में से 1 उंगली है बीजेपी इलेक्शन लड़ने वाली आरएसएस की, और उसके अंदर 100 जो है भ्रष्टाचारी आ गए। जो आरएसएस में भी बेईमान आदमी, ऐसी बात नहीं, कोई संग नहीं चलता है बिना पैसे के। तो मोदी ने उनकी मदद तो की है, मैं भूल गया, आदमी खा के जो भूल जाता है कि क्या खाया था, सुबह को क्या खाया था, शाम को याद नहीं रहता, शाम को क्या खाया था, अगली सुबह याद नहीं रहता। वही हाल है सारी दुनिया का। तो ऐसी हालत में अगर यूएसएसआर जो वर्ल्ड पावर था वो डिसइंटीग्रेट हो सकता है, तो इंडिया क्यों नहीं हो सकता? अब यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, उसके बावजूद भी, जिसकी वो वजह नहीं, यूक्रेन तो समझौता हो जाता 3 महीने बाद ही, अमेरिका को तो उसको रशिया को डिस्ट्रॉय कर दी इकोनॉमी, इसने उसको नहीं समझौता होने दिया। जॉनसन गया इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर को समझा बुझा के आ गया, कोई नहीं समझौता करता है। नतीजा या 2 साल होने हुआ है, शायद 2 साल हो भी गए, वो लड़ाई चल रही है, ऐसी हमास में चल रही है। भाई लड़ाई में नुकसान ही होता है ना, डिस्ट्रक्शन ही होता है, चाहे उसको कोई फाइनेंस कर रहा है उसका भी नुकसान होता है। आज यूएस की इकोनॉमी जो है उसका 85% जो इनकम है वो ब्याज में दे रहा है। यूएस की भी इकोनॉमी वो अच्छी हालत में नहीं है, बुरी हालत में है। वही हाल यूरोपियन कंट्रीज का है। इंग्लैंड में तो 13-14 साल के बाद सत्ता बदल गया, लेबर पार्टी आ गई, कंजर्वेटिव को हरा गया।
यूएस में भी चेंज होने जा रहा है, इंडिया में भी। ये मोदी तो सप्ताह 1-1.5 साल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री, आरएसएस को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि छवि तो जो है, फेस तो आरएसएस का गंदा हो रहा है ना। ये सारे भ्रष्टाचारी आदमी जो है, जो आरएसएस का जो पिल्ला है, बीजेपी उसमें आ गए। सबका जहर जो है बीजेपी ने पी लिया। जो दूसरी पार्टी में भ्रष्टाचारी थे उन सबको अपनी पार्टी में ले लिया। तो जो अपोजिशन पार्टी थे उनका तो प्योरिफिकेशन हो गया, और बीजेपी में गंदगी आ गई। 240 में से 140 ही अभी शुद्ध बचे, 100 तो भ्रष्टाचार आ गए, गंदे आदमी। क्या चलेगा, कब तक नहीं चलेगा। चलो देखते हैं क्या होता है। ये इकोनॉमी जो है, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आएगी, पता नहीं ऐसी कितने रिपोर्टें आएंगी, कितने आदमी जेल जाएंगे। आज सालों से बैंक्रप्सी कोर्ट कितनी इंडस्ट्री जो है जब्त कर करके दूसरों को बेचेगा। आज सोलर परमा हुआ तो सही। वो मेरी समाज ने कहा, मैं आईबीसी से ये सरफेसी एक्ट 2002 वाजपेयी के ज़माने का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता हूँ। इसमें वसूली ज़्यादा हुई है। आईबीसी में जो है 8 लाख करोड़ की हुई है, उसमें 16 लाख करोड़ की हुई थी सेम पीरियड में, डेबिट कार्ड ट्रिब्यूनल्स के थ्रू। तो स्ट्रॉन्गर ला था, उसमें प्रोविजन नहीं था ऐसा जैसे कि आईबीसी वाले में, कि बैंक जो है एक आदमी डिफॉल्टर हो गया, जो परचेज कर रहा हो डिफॉल्टर कंपनी को, उसको भी लोन दे रहा है। वो ये हुआ हाउसिंग जो था, कि जो हाउसिंग कंपनी थी, ये रियल एस्टेट कंपनियां, उनको भी लोन दे दिया जबकि उनको लोन की ज़रूरत नहीं थी। और जो अपार्टमेंट बाहर रहा, फ्लैट बाहर रहा, उसको भी लोन दे दिया। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक थे, उनकी ग्रीड बहुत बढ़ गई। एक ही प्रॉपर्टी के सामने 2-2 लोन दे दिए। क्या ये तो सब मैं लिखता रहा हूँ, अपने वैल्यूएशन बोर्ड में भी बातें मैं साइड करता रहा हूँ। ये इसमें किताब में भी लिखा है मैंने, बैड लॉस कॉज एंड रिकॉर्ड में सब आते हैं। आप पढ़िए, शायद कुछ आपको अच्छा लगे, समझ में आए। इसको स्टॉक मार्केट को समझने आपको कुछ हेल्प मिले। अच्छा सकते हुए जय थे। नमस्कार, धन्यवाद।